बमबारी की धमकी देते देते डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपने फेवरेट शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, टैरिफ। धमकी दी है कि ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगेगा। लिस्ट में भारत का नाम भी आ सकता है। उधर ईरान में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इन मौतों को देखने के दो नजरिए हैं, एक पश्चिम का नजरिया और दूसरा ईरानी हुकूमत का। दोनों पक्षों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। ट्रंप की बयानबाजी ऐसी है कि जैसे बस बटन ही दबाना बचा है। ईरानी लीडरशिप के तेवर ऐसे हैं कि जैसे अमेरिका को हराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो। पब्लिक बयान एक तरफ हैं और बंद कमरों के नेगोशिएशंस एक तरफ। तो अंदर खाने क्या चल रहा है दोनों ही जगहों पर, और इस टैरिफ का किस पर क्या असर पड़ सकता है, आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पिछले 2 हफ्तों से ईरान और अमेरिका के हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में ईरान में प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी। तब से डोनाल्ड ट्रंप की टू डू लिस्ट में रोजाना ईरान के लिए एक धमकी दर्ज रहती है। उधर ईरान से भी कोई ना कोई जवाब आ ही जाता है। 12 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना ईरान के खिलाफ कड़े मिलिट्री एक्शन पर विचार कर रही है। उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। कुछ लोग मारे गए हैं। ये खुद को लीडर बताते हैं, पता नहीं ये कैसे नेता हैं। ये हिंसा के जरिए शासन करते हैं। हमारी सेना ने नजर बनाए रखी है। हम कुछ सख्त ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। ये धमकी ईरान पहुंची तो वहां से भी जवाब आया। उसी दिन तेहरान की सड़कों पर सरकार के समर्थन में भारी हुजूम उमड़ा। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन समेत सरकार के तमाम बड़े चेहरे इस रैली में मौजूद थे। अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। इसी मंच से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने ट्रंप को ललकारा, कहा कि मुगालते में जीना छोड़ दो, मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारी फौज का क्या हश्र होता है। हम इंतजार कर रहे हैं। हम आपका सामना करने के लिए तैयार हैं। आओ और देखो कि हम पूरे क्षेत्र में तुम्हारे ठिकानों को कैसे तबाह करते हैं। आकर देखो कि अमेरिकी बेस, अमेरिकी शिप्स और सैनिकों का क्या हाल होता है। इसके बाद ईरान के सरकारी टीवी ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई का एक बयान पढ़ करके सुनाया। खमेनेई ने कहा कि सरकार के समर्थन में जनता का ये सैलाब अमेरिकी लीडर्स के लिए वार्निंग है, वो अपनी चालबाजियां बंद कर दें। इन बड़ी और मजबूत इरादों से भरी रैलियों ने विदेशी दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया है। ये साजिश देश में मौजूद लोगों के जरिए चल रही थी। ये अमेरिकी नेताओं के लिए चेतावनी है कि वे धोखा देना बंद करें और ऐसे गद्दार लोगों पर भरोसा न करें। बयानों में ऐसा जोर शोर है तो हकीकत में क्यों नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरानी लीडरशिप के ये सारे बयान पब्लिक को दिखाने के लिए हैं, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। अंदर खाने ईरान बातचीत की पेशकश कर रहा है, ऐसा अमेरिका का दावा है। राष्ट्रपति ट्रंप एक चीज में बेहद अच्छे हैं। वे हमेशा अपने सारे ऑप्शंस को टेबल पर रखते हैं और एयर स्ट्राइक्स उनमें से एक है। डिप्लोमेसी हमेशा राष्ट्रपति के लिए पहला विकल्प होता है। उन्होंने आपको बताया था कि ईरानी रजीम पब्लिक में जो कह रही है और पर्सनली जैसे मैसेज अमेरिका को भेज रही है, उनमें बहुत अंतर है। ट्रंप इन विकल्पों में भी इंटरेस्टेड हैं। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो वे मिलिट्री के इस्तेमाल से भी कतराएंगे नहीं। ईरान से बेहतर ये कोई नहीं जानता। दूसरी ओर से भी ऐसा ही विरोधाभास है। आपने सुना, व्हाइट हाउस कह रहा है कि कूटनीति ही ट्रंप की पहली पसंद है। ऐसा कब हो गया? ट्रंप की धमकियां सुनकर के तो नहीं लगता। वेनेजुएला के साथ जो हुआ उसके बाद इस बात पर यकीन करना और भी मुश्किल है। लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स भी यही इशारा कर रही हैं कि ट्रंप सैन्य कार्रवाई करने से पहले सोच विचार में फंसे हुए हैं। एक मुश्किल कैलकुलेशन है। पेच कहाँ फंस रहा है? पब्लिक बयान और पर्दे के पीछे की बातचीत में कितना फर्क है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले बात करते हैं टैरिफ की, जो ट्रंप की ओर से पहला वार है। 12 जनवरी की दोपहर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक फरमान जारी किया। लिखा कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन्हें अमेरिका के साथ होने वाले सारे बिजनेस पर 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस लिस्ट में कौन कौन से देश आएंगे, कौन कौन से सामान आएंगे। ईरान के आंकड़े भी धुंधले हैं। वो प्रतिबंधों से बचने के लिए जानकारी छिपाता है, तीसरे देशों के जरिए वो माल भेजता है। लेकिन 2024 के IMF के आंकड़ों की माने तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन है।
ईरान का 90% तेल चीन ही खरीदता है। दूसरे नंबर पर यूएई है, तीसरे नंबर पर तुर्की है और चौथे नंबर पर भारत। लपेटे में अमेरिका के यूरोपीय दोस्त भी हैं। जर्मनी और स्विट्जरलैंड भी ईरान के साथ कारोबार करते हैं। बहरहाल भारत पर आते हैं। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% का टैरिफ लगा चुका है, जिसमें 25% रूसी तेल की वजह से है। तो क्या अब ये बढ़कर 75% हो जाएगा? 2024-25 में भारत और ईरान के बीच कुल व्यापार $1.68 बिलियन का रहा, करीब 14,000 करोड़ रुपए। इसमें हमने बेचा ज़्यादा और खरीदा कम। भारत ने करीब 10,000 करोड़ का सामान ईरान भेजा। इसमें बासमती चावल, चाय, चीनी, फल और दवाइयाँ थी, जबकि वहाँ से हमने सिर्फ 3700 करोड़ का सामान खरीदा। इनमें ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। ये व्यापार पिछले कई सालों से गिर रहा है। टर्निंग पॉइंट था 2019, जब ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। तब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। 2019 से अब तक व्यापार में 87% की गिरावट आई है। 2019 में हम करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का धंधा करते थे ईरान के साथ। 2024 में सिमट करके 19,000 करोड़ के आसपास ये व्यापार रह गया है। तो ऐसे में इस टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा, जानकारों से हमने पूछा। As far as India is concerned, its impact is going to be minimal because India's trade with Iran is merely $1.68 billion compared to over $120 billion trade with United States of America. As far as our exports is concerned, India's exports to Iran is merely 0.28% of India's total export, while our import from Iran is only 0.6%. So that way, our impact is going to be minimal. But what it is going to do is, especially it is going to impact the geopolitical situation, geopolitical dynamics of the entire world. The major countries which are trading with Iran are China, UAE, Turkey and India. China is the largest source of input for America. India is as well, is very considerable in certain sectors, and therefore it is going to have inflationary pressure on United States of America. Another geopolitical, reason which I see is because, India is dependent for 85% of its need on import of petroleum, and petroleum prices because of, some geopolitical risk may increase $3 to $4 per barrel unless the other, sources of petroleum comes into. But I think as far as present is concerned is, it is not clear that whether some humanitarian trade will be allowed, what is de minimis level, whether services are included. So I think certain questions we are just waiting for more details to. तो ये तो टैरिफ की बात हुई। अब किसी सैन्य कार्रवाई की आशंका पर बात करते हैं। क्या अमेरिका की ओर से ईरान पर वो होगी या नहीं? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग पेंटागन ने ट्रंप को हमले के लिए कई विकल्प दिए। पहला प्लान, परमाणु ठिकानों पर पिछले बरस से भी जोरदार बमबारी करें। दूसरा प्लान, छोटे मोटे हमले करें, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को निशाना बनाएं, साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करें, या फिर राजधानी तेहरान के उन ठिकानों पर हमला करें जहां से सुरक्षा बल ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि इस प्लानिंग में दो दिक्कतें हैं। पहला ये कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर यानी युद्धपोत मौजूद नहीं है। हालांकि ट्रंप के पास बॉम्बर्स का जखीरा है। पिछले बरस आपको याद होगा बमबारी के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। दूसरा पॉइंट ये कि ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएंगे। और ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है, ईरान के पास अब भी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का बड़ा जखीरा है। चूंकि अमेरिका की मिलिट्री को सबसे ताकतवर माना जाता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि अगर ट्रंप की ग्रीन लाइट मिली तो वो हमला मुमकिन है। लेकिन ग्रीन लाइट नहीं मिल पा रही है। क्यों? उसी रिपोर्ट का कहना है कि व्हाइट हाउस के अंदर रस्साकशी चल रही है, दुविधा है। एक तरफ ट्रंप है जिनका झुकाव ईरान पर बमबारी की ओर है, दूसरी तरफ उनके उपराष्ट्रपति JD वैंस और कुछ वरिष्ठ अधिकारी ट्रंप को समझा रहे हैं कि हमला करने से पहले एक बार बातचीत का रास्ता देख लीजिए, क्योंकि ईरान ने एक ऑफर भेजा है, एक आखिरी कोशिश। ऑफर ये कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने को तैयार है। 12 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ऐसा ही एक इशारा किया था। कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और अगर बात नहीं बनी तो जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। شما سوال فرمودید عملیات پیش‌دستانه در دستور کار ما قرار نداره. ما خواهان جنگ نیستیم. हम खुद से हमले की शुरुआत नहीं करेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं।
जंग की स्थिति में यही सबसे बेहतर विकल्प भी होता है, ताकि दुश्मन आपको कम ना आंक सके। समझौते के लिए बात गंभीर और सच्ची होनी चाहिए, ना कि आदेश देने और शर्तें थोपने वाली, जैसा कि कुछ देशों की आदत होती है। مذاکره‌ای که یک مذاکره جدی و واقعی باشه و نه دستور دادن، دیکته کردن که اخلاق بعضی از کشورها هست. रिपोर्ट का यह भी कहना है कि ट्रंप टीम को ईरान की नीयत पर शक भी है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने को लेकर संजीदा ना हो और सिर्फ टाइम लेने के लिए, टाइम बाय करने के लिए चाल चल रहा हो, ताकि अमेरिकी हमलों से वो बच सके। इसलिए ट्रंप के सलाहकार उनसे कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता चुनने में नफा और नुकसान दोनों हो सकता है। पिछले बरस दोनों देशों ने इसी मुद्दे पर 5 राउंड बातचीत की थी और फिर अचानक इजरायल ने बमबारी कर दी और अमेरिका को भी उस लड़ाई में कूदना पड़ा। उस बमबारी से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा, इसका कोई अंदाजा उपलब्ध नहीं है। क्या इस बार ट्रंप ईरानी लीडरशिप को अपनी शर्तों पर न्यूक्लियर डील साइन करने पर मजबूर कर लेंगे या इस बार भी बमबारी का रास्ता चुनेंगे? ईरान का प्लान क्या लग रहा है? क्या वो लड़ाई का रास्ता चुनेगा? हमने जानकारों से पूछा। बड़ा सवाल ये है, और आई थिंक इसीलिए हमने अभी तक इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं देखा ईरान में, इसके बाद क्या? अगर एग्जिस्टिंग रिजीम को वहां से, खमेनी को हटा दिया जाता है, तो उसके बाद वहां पे कौन उनकी जगह लेगा? अमेरिका के साथ उनके संबंध कैसे होंगे? क्या वो सचमुच अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे? वॉशिंगटन डीसी में यहीं पे हमारे पास पोटोमक में रहते हैं रेजा पहलवी, क्राउन प्रिंस है, वो लॉबिंग कर रहे हैं अपने नाम की कि अगर आप एक्शन लेते हो तो मैं जाके ईरान को संभाल सकता हूं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उनको लेके, उनके नाम को लेके सहमत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का और एडमिनिस्ट्रेशन का कि रेजा पहलवी ऐसा कुछ वहां पे कर पाएंगे। तो ऑप्शंस जो है काफी लिमिटेड है। साथ ही साथ जो आपने बात की प्रेशर टैक्टिक की, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द रिजीम वर्क विद द यूएस, कि देखिए अगर आप हमारे साथ अभी काम नहीं करेंगे तो हम जो है आपकी रिजीम चले जाएंगी, आप हट जाएंगे, आपका जो नेशन है वो इट विल गो टू टर्मोइल। तो ऐसा लगता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने कहा कल इनफैक्ट कि वो मिलना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं ईरानियन से, और देखते हैं कि आगे के निर्धारित जो निर्णय है और स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे। रहा सवाल ईरान का, आई थिंक ईरान ने, हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं वो एक अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ एक डील कट कर लेते हैं, 5 साल 8 साल तक चुप हो जाते हैं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है ईरान तो यही चाहेगा, जो रिजीम है वो यही चाहेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किसी तरह से बैकरूम डीलिंग करके इन प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए, और जो अमेरिका का कंसर्न है, इजराइल के जो कंसर्न है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके और मिडिल ईस्ट में पीस को लेके, उसको लेके वो कुछ आश्वासन दे और होप करे कि 3 साल बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे प्रेसिडेंट ना हो, जो भी उनकी हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है उस पर वो फिर से वापस चले जाए, ऐसा ईरान होप करेगा। तो अभी कहना ये लगता है संभव कि अमेरिका के पास क्योंकि एक निर्धारित रिजीम रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, इसलिए अमेरिका भी एंटरटेन कर रहा है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का, जैसे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो ट्रैक ओपन रखते हैं। तो वो अगर बात कर रहे हैं तो साथ में ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम अटैक करें तो कैसे करें। तो देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे, क्योंकि इस वक्त ये नहीं पता कि आने वाला रिजीम क्या होगा ईरान में, उसको चलते आई थिंक अमेरिका थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा है। अब ईरान के भीतर क्या हो रहा है उस पर भी बात करते हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संस्था HRANA का दावा है कि अब तक कम से कम 646 लोग मारे जा चुके हैं। HRANA का नेटवर्क ईरान के अंदर तक फैला है। वो हर मौत की पुष्टि अपने सूत्रों से करते हैं। उनका कहना है कि ये गिनती अभी और बढ़ेगी। इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि मरने वालों की तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में हो सकती है। रॉयटर्स को एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मौत का आंकड़ा 2000 के आसपास भी हो सकता है। इस बीच BBC पर्शियन ने कुछ चश्मदीदों से बात की है। गवाहियां बताती हैं कि हालात खौफनाक हैं। दक्षिण ईरान के एक छोटे से शहर में रहने वाले एक शख्स हैं ओमिद। सुरक्षा कारणों से BBC ने उनका नाम बदल दिया है। ओमिद ने बताया कि सुरक्षा बल कतार में खड़े प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे थे। लोग जहां खड़े थे वहीं गिरते जा रहे थे। ओमिद का कहना है कि उनके पास राइफल थी और हम खाली हाथ थे। अब राजधानी तेहरान की ओर आ जाइए। एक महिला ने वहां BBC को बताया कि हालात ऐसे हैं कि अब लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। वो गलियों में छुप करके या अपने घरों के अंदर से ही नारे लगा रहे हैं। तेहरान के पश्चिम में एक शहर है फर्दिस। वहाँ के चश्मदीदों ने बताया कि बासिज मिलिशिया के लड़ाके मोटरसाइकिल्स पर आए। बासिज यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक पैरामिलिट्री फोर्स। उन्होंने बिना चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो दिखा उस पर गोली चला दी। गवाहों का दावा है कि वहाँ हर गली में 2 से 3 लाशें पड़ी थीं।
तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। तेहरान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार इल्हाम आबेदीनी ने इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन से बातचीत की और उन्हें बताया, उन्हें ये कहा कि 8 जनवरी का दिन ईरान के लिए वही था, वैसा ही था जो अमेरिका के लिए 9/11 था। वो इसे आतंकी हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पैसे पर पलने वाले आतंकी हैं। We know that Iran was on the meetings on nuclear issues, and it was discussing with the United States. But during the talks, the United States support Israeli regime and they attacked Iran. So I want to mention that we cannot rely on Donald Trump vows or claims against Iran or even in support of Iran if it's claims. Because there are many things that Donald Trump says something and after just some days it did completely vice versa the things. This is the first issue. But the second issue is about what is claimed about Iran. I want to clarify that the United States try to save Israel and Israeli strengths in the region. And if they think that they need to launch a war against Lebanon, against Syria, against any other country, including Iran, they would do that. इल्हाम मानती हैं कि देश में आर्थिक तंगी है, महंगाई से लोग परेशान हैं। प्रदर्शन शुरू तो महंगाई के खिलाफ ही हुए थे, लेकिन फिर इसे हाईजैक कर लिया गया। सच क्या है ये जानना बहुत मुश्किल हो गया है। वजह है डिजिटल ब्लैकआउट, इंटरनेट बंद है। फिलहाल सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट में अब तुर्की भी शामिल हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए तीनों देशों के बीच बात शुरू हो गई है। ये एक नेटो जैसा गठबंधन माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 2025 में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें कहा गया था कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, वैसा ही जैसा नेटो का आर्टिकल 5 कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की भी इस गठबंधन में जल्द शामिल हो सकता है। ऐसा होता है तो ब्लॉक में तुर्की की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत और मिसाइल कैपेबिलिटी और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत साथ आ जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स इसे इस्लामिक नेटो भी कह रहे हैं। तुर्की कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। मई 2025 में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, उसे सैकड़ों ड्रोन्स दिए थे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। पिछले कुछ सालों में तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, नौसेना और एयरफोर्स में भी सहयोग बढ़ा है। पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बनाने में मदद कर रहा है। F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में भी सहयोग कर रहा है। दूसरी ओर तुर्की अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो का भी सदस्य है। अमेरिका के बाद उसकी सेना नेटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने 12 जनवरी को पद संभाल लिया। भारत पहुंचने पर वो अपने साथ एक न्योता भी लाए, पैक्स सिलिका में शामिल होने का। पिछले महीने इस ग्रुप में जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल शामिल हुए थे। अगले महीने भारत को भी इसका पूर्ण सदस्य बनाने का न्योता दिया जाएगा। जैसे जैसे दुनिया नई तकनीक अपना रही है, ये बेहद जरूरी है कि इस पहल की शुरुआत से ही भारत और अमेरिका मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अब ये पैक्स सिलिका क्या है? इसका सीधा कनेक्शन नई टेक्नोलॉजी से है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से और उन मिनरल से जिनसे ये टेक्नोलॉजी चलती है। पैक्स शब्द का मतलब है शांति, स्थिरता और समृद्धि। सिलिका से सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन से चिप्स बनती हैं और चिप्स से कंप्यूटर और AI चलते हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी जेकब हिलबर्ग ने कहा, 20वीं सदी तेल और स्टील पर चली, 21वीं सदी कंप्यूटर और खनिजों पर चल रही है। आज की दुनिया में जिसके पास ज़रूरी खनिज हैं, सप्लाई चेन पर कंट्रोल है और टेक्नोलॉजी है, वही सबसे ताकतवर है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि युद्ध और तनाव से सप्लाई चेन टूट जाती है, कार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रुक जाती है। कुछ देश इसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते हैं।
हैं। इस वक्त इन खनिजों में चीन सबसे आगे है। अमेरिका को ये निर्भरता जाहिर है पसंद नहीं, इसलिए अमेरिका एक नया गठबंधन बना रहा है, ऐसा गठबंधन जिसमें भरोसेमंद देश हों। पहला पैक्स सिलिका समिट दिसंबर 2025 में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूके, नीदरलैंड्स और यूएई शामिल हुए थे। 12 जनवरी को कतर भी इसमें शामिल हो गया। भारत को भी इसका न्योता दिया जा रहा है। भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार है, करीब 85 लाख टन, लेकिन उत्पादन बहुत कम है। भारत सिर्फ 2900 टन बनाता है, वहीं चीन 2,70,000 टन बनाता है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर हिस्सा बाहर से मंगाता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में करीब 54 से 57,000 टन आयात हुआ, इसमें 93% चीन से आया था। पिछले साल जब चीन ने निर्यात रोका तो भारत की ऑटो इंडस्ट्री हिल गई थी, मैग्नेट नहीं मिले थे और उत्पादन घटाना पड़ा था। अगर भारत पैक्स सिलिका में शामिल होता है तो वो चीन पर निर्भरता कम कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सप्लाई मिल सकती है, सप्लाई चेन ज़्यादा सुरक्षित होगी। यही वजह है कि अमेरिका भारत को इस टेबल पर देखना चाहता है। तीसरी सुर्खी बांग्लादेश से, जहां एक और हिंदू युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगा है। मृत युवक की पहचान 28 साल के समीर कुमार दास के तौर पर हुई है। आरोप है कि 11 जनवरी को भीड़ ने उन्हें पीट कर मार डाला। पिछले साल हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक बांग्लादेश में 12 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। ये उस समय बढ़ी जब भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई। समीर दास ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो फेनी जिले के दाहगन भुइया इलाके में काम करते थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर मारपीट के बाद उनका ऑटो लेकर के फरार हो गए। बाद में समीर का शव एक उप जिला अस्पताल के पास मिला। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये मामला लूट और हत्या का लग रहा है, जांच जारी है। अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।